नमस्कार। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर को परमिशन नहीं दी यूएन जाने की। अब कुछ मामला ही ऐसा है कि पैदाइश से ही यूएन का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो किसी को भी यूएन जाना है तो उसको अमेरिका का वीजा लेना पड़ता है। यहाँ परमिशन ही नहीं मिली वीजा की। रशिया जैसे परमानेंट मेंबर के, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, उसके फॉरेन मिनिस्टर को परमिशन नहीं दी गई है। क्या यूएन इस झटके को सरवाइव कर पाएगा? क्या हम एक नई तनातनी की ओर जा रहे हैं? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर जा सकता है? इसी पर बात करेंगे डॉक्टर गुलरेज शेख से, जो कि इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर भी हैं, मतलब इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैं। साथ में एक आदमी की यही तो काबिलियत होती है कि अपनी फील्ड का मास्टर दूसरे दूसरे की फील्ड का भी मास्टर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, पहली चीज, ये अमेरिका, अच्छा आपसे ऋषि सोनक पे भी बात करूंगा कि आज ऋषि सोनक जो है उनकी जगह किसी और को प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, उसमें भी क्या गेम है। पहले, ये अमेरिका यूएन को क्या अपनी बपौती समझने लगा है, गुंडागर्दी करने लगा है? देखिए, दुनिया जो जा रही है ना रोहित भाई, ये अच्छी दिशा में नहीं जा रही है। और जो बैलेंस ऑफ पावर होता है और जो वर्ल्ड ऑर्डर होता है वो परिवर्तित हो रहा है। अब जब अभी तक का वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो यूनिपोलर था, विशेषकर 1991 के बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था वो बिल्कुल यूनिपोलर बना था, जिसमें अमेरिका ही सब कुछ था वर्ल्ड ऑर्डर के दृष्टिकोण से। और अमेरिका अपने आप को अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म में मानता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई अकाउंटेंसी नहीं होगी। आपने ये भी देखा होगा कि अमेरिका जो था किसी चीज पर माफी तक नहीं मांगता था कि हम गलत भी करें तो वो अलाउड है, क्योंकि हम वर्ल्ड पावर है, हम वर्ल्ड हेजमन है, हम ग्लोबल हेजमन है। अब चीजें जब परिवर्तित होती हैं तो जो हेजमन होता है इतनी जल्दी उसको परिवर्तित नहीं होने देता है। वो पूरी कोशिश करता है कि अपने स्थायित्व को बना के रखे, लेकिन एक दुनिया का निजाम ऐसा है कि स्थायी कोई भी चीज नहीं होती, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अब ये परिवर्तन जो हो रहा है ना, अमेरिका उसको रोकना डेफिनेटली चाहता है, लेकिन जो ये कर्तव्य कर रहा है वो बहुत गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि आप थोड़ा सा यूएन की हिस्ट्री को देखें, यूएन बना क्यों था। यूएन बना था 1946 में। 1946 तक क्या था, वो वर्ल्ड लीग ऑफ नेशंस था। वो वर्ल्ड, ये लीग ऑफ नेशंस क्यों खत्म किया गया, एक एक करके देश, बड़े देश उससे क्यों निकलने लगे, क्योंकि वो जो था लीग ऑफ नेशंस, जो कि वुड्रो विल्सन बड़े अहम व्यक्ति थे उसके निर्माण कार्य में, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया था। और यूएन को बनाने के पीछे जो मकसद था वो यही था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो। तो जिस चीज के लिए उसको बनाया गया था, यदि वो उसको उसकी आहट आ रही है, और आहट आ रही जब है तो वो ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया था, जो इंस्टीट्यूशन बनाया था, वो नाकाम हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हो कि आप एक कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ जाते हो तृतीय विश्व युद्ध के। और मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं करता आपसे सामने। हमेशा मैंने बैठ के बोला है कि नहीं, जो भी वॉर होगी वो सीरिया की तरह की वॉर होगी, यूक्रेन की तरह की वॉर होगी, जहां एक तीसरे देश में महाशक्तियां पंजा लड़ाएंगी। लेकिन मैं पहली बार आपके समक्ष ये बात कह रहा हूं कि यदि इस चीज को अभी काउंटर नहीं किया गया और रोका नहीं गया तो डेफिनेटली थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है। क्यों हो सकती है, उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक मैकेनिज्म जो बनाया था हमने, जो 76 साल तक लगभग कारगर साबित हुआ। बहुत सारी उसकी कमियां थी यूएन की, लेकिन उसने कम से कम एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रोका होने से, वर्ल्ड वॉर को होने से रोका। वह अगर हर हाथ से गिर जाता है तो क्या होगा। अब आप ये समझिए, और व्यूअर्स को भी मैं समझाना चाहूंगा कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ था। जो देश वर्ल्ड वॉर टू जीते थे उनको उसमें प्रमुख भूमिका मिली, उनको परमानेंट 5 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में P5 का दर्जा दिया गया, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया और चाइना। पहले जो था वो कॉमिंटन पार्टी द्वारा जो
रूल्ड चाइना था, जिसको हम आज ताइवान कहते हैं, वो उसका बेसिकली रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको कहते थे, वो उसका स्थायी सदस्य था, और बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया। वो कैसे हुआ, वो एक अलग दिन हम इस पे चर्चा करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ था। तो ये 5 मेंबर्स हैं जो वर्ल्ड वॉर जीते थे, द्वितीय विश्व युद्ध, और उनको उसमें एक स्थायी भूमिका मिली। और चूंकि अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान रहा था, सबसे बड़ी जीत रही थी द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में, द्वितीय विश्व युद्ध जीतने में, तो यूएन के जो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग थी वो भी न्यूयॉर्क में गई। अब जब ये न्यूयॉर्क में बन रही थी तब भी बहुत सारे प्रश्न उठे थे कि ऐसा नहीं हो कि अमेरिका उस पर अपना बिल्कुल डंडा चलाने लग जाए, तो उसके लिए बहुत सारी समझौते हुए थे यूएन को लेकर। यहाँ तक उसमें ये भी बात हुई थी कि न्यूयॉर्क के अंदर ही यूएन डिस्ट्रिक्ट का गठन किया जाएगा, और जहां इवन अमेरिका की न्यूयॉर्क की पुलिस को आने के लिए भी बहुत सारी यूएन से परमिशन लेना पड़ेगी, एक अलग प्रकार का प्रोटोकॉल वहां के लिए निर्धारित हुआ था। तो ये सब चीजें हुई थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि इन सब चीजों को, इन संधियों को, इन प्रोटोकॉलों को तोड़कर अमेरिका कहीं ना कहीं जो बाधित कर रहा है, सरगे लेवरोव जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो ट्रेवल करना चाहते हैं अपने 50 डिप्लोमेट्स के साथ यूएन में स्पीच देने के लिए, उनको अच्छा रोका किस नाम पे है कि आपने साहब यूक्रेन की वॉर की है, तो आप पर वो व्लादिमीर पुतिन के ऊपर हमने बैन लगा रखा है अमेरिका में एंटर होने से। भाई साहब, आप अमेरिका में एंटर होने से बैन लगा सकते हो, लेकिन आप लिमिटेड वीजा तो दे सकते हो कि आप न्यूयॉर्क के अंदर आप यूएन में आओगे। आज तक यूएन के इतिहास में दुनिया के किसी नेता को या किसी देश को इस तरह से बाधित नहीं किया गया। अब आप सोचिए इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। एक चीज कि रशिया झुक जाएगा, और रशिया झुककर फिर ऑनलाइन ही जो थी वो बैठक को संबोधित कर दे उनके फॉरेन मिनिस्टर या व्लादिमीर पुतिन। दूसरा ये हो सकता है कि वो काउंटर करे। काउंटर कैसे करे कि अपने सहयोगी देशों के साथ वो बाइकआउट कर दे उस सेशन को। वो कई देश अगर देखें आप, तो अफ्रीका के देश, मिडिल ईस्ट के देश, एशिया के देश जो हैं, यहाँ तक कि कुछ देश यूरोप के देश, वो भी उसके साथ बाइकआउट कर दे। तो यदि बाइकआउट होता है इतने व्यापक रूप से तो क्या होगा। और तीसरी सबसे खतरनाक चीज ये हो सकती है कि रशिया अपने सहयोगी देशों के साथ, और यदि उसमें चीन भी आता है, यूएन को छोड़ देते हैं, तो क्या हो सकता है। अगर ये यूएन को छोड़ देते हैं तो एक मैकेनिज्म जो बना हुआ है तीसरे विश्व युद्ध को रोकने का, वो भड़बड़ाकर गिर जाएगा। फिर बात करने का और डिप्लोमेसी करने का प्लेटफॉर्म जो है वो भी नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है ग्लोबल ऑर्डर के लिए। और पता नहीं अमेरिकन क्यों कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने एक और मूर्खता की है कुछ समय पहले। इनके कांग्रेस, जो इनकी लोकसभा बोल सकते हैं, उसमें दोनों पार्टियों ने यूनिनोमस रूप से मिलकर यह प्रस्ताव पारित किया है कि अमेरिका कोशिश करे कि रशिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सहित यूएन से ही बाहर निकाल दे। ये दोनों पार्टियों ने सर्वसम्मति से पारित किया इस प्रस्ताव को। अब ये चाहकर भी नहीं कर सकते, जबकि ये जानते हैं क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि किसी मुल्क को भी यदि यूएन से निकालना है तो सबसे पहला उसका स्टेप ये होता है भाई साहब कि आपको यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद जो है, जिसमें 5 तो स्थायी सदस्य हैं और जो 10 हैं अस्थायी सदस्य हैं, जो 2-2 वर्ष के कालखंड के लिए चुने जाते हैं, वहां से उसको पारित कराना होगा। और वहां से पास जब हो जाएगा कि फला देश, उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि ईरान को या नॉर्थ कोरिया को या वेनेजुएला को निकालना है, तो वहां से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से जब पारित हो जाता है कि फला देश को निकालना है, तो वो जाएगा यूएन जनरल असेंबली में। और यूएन जनरल असेंबली में मेजोरिटी वोट से यदि वो पारित होता है तो वो देश निकल जाएगा। लेकिन रशिया का केस अलग है। रशिया जो है वो परमानेंट 5 में से है, तो जैसे ही वो प्रस्ताव यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में आएगा, रशिया उठा के वीटो कर देगा। तो आप कर नहीं सकते, लेकिन आप उसको पारित कर रहे हो। या तो आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेल रहे हो, या आप मूर्ख हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन इसमें हो ये रहा है कि आप सोचिए कि चीजें कितनी खराब हो सकती हैं कि पूरा के पूरा रशिया को आप चीन की गोद में डाल रहे हो। आप कर क्या रहे हो।
जो चाइना आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो चाइना हमारा भी सबसे बड़ा दुश्मन है, आप रूस जैसी एक शक्ति को, एक शक्तिशाली मुल्क को चीन की गोद में डाल रहे हो। अभी देखिए, अभी आया नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है होगा क्या कि चीन की सरकार का भी बड़ा जो है वो तीव्र बयान आएगा अमेरिका की इस एक्शन के खिलाफ। तो आप उनको यूनिफाई होने के पॉइंट देते जा रहे हो सैंक्शंस लगा लगा कर, और ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका के जो सैंक्शंस थे रशिया के खिलाफ वो एक तरह से फेल हो चुके हैं। तो अब जो हम मुहाने पे खड़े हैं, यदि ये चीजें करेक्ट नहीं होती हैं, मैं ये बिल्कुल ब्रैकेट्स में बोल रहा हूँ कि यदि ये चीजें करेक्ट नहीं होती है और यूएन को इसी तरह से धक्का पहुंचता है और यूएन खत्म होता है, तो फिर आप जंग के मुहाने पर खड़े हो, क्योंकि आपके पास बातचीत करने का मैकेनिज्म नहीं बचेगा। जब बातचीत करने का मैकेनिज्म नहीं बचता है तो फिर जंगें होती हैं। और आज तो खैर वो लंबा टॉपिक है, 30-40 मिनट का। अगली बार हम हमारे व्यूअर्स के सामने उस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है आज का, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। और आप देखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, जो चेक एंड बैलेंसेस के लिए बहुत सारी थ्योरीज होती है, उस पर चर्चा करेंगे। और कैसे ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होता है वो कॉन्फ्लिक्ट को भी बना सकता है। यूनिपोलर में और बाइपोलर में इतनी नहीं होती जितने मल्टीपोलर में। और इतिहास जान देखता है, गवाह है इस चीज का कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा मल्टीपोलर ऑर्डर था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में था, आज फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है। और मैं कहता हूं कि हो सकता है रोहित भाई, जब अगर ये यूएन फेल होता है तो कोई ना कोई आगे जाके जो इतिहास लिखेगा वो ये कह सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो कि इसकी शुरुआत जो हुई थी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी कि एक सर्बियन ने आर्च ड्यूक को गोली मारी थी, उस एक गोली ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर दी थी। मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि यदि यूएन फेल होता है तो ये एक ऐसी स्टेप हो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर को यूनाइट करते है। राइट। अच्छा सर, एक चीज और कि क्या यूएन का फेलियर तो खैर चांसेस हैं, ऑन द कार्ड्स हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है हो जाए। क्या ये अलाउड है किसी भी कंट्री को कि यूएन में जाने से किसी दूसरे कंट्री को अलाउ रोक दे? मतलब ये आप क्या यूएन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस कॉन्फ्रेंस को या इस सेशन को जेनेवा में करा ले? देखिए क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अब यूएस नहीं कर रहा है कि यूएन में अंदर एंट्री नहीं करने दे रहा, वो बोल रहा है हम अपने देश में एंट्री नहीं करने देंगे, हम उनको वीजा नहीं देंगे क्योंकि हमने इनके ऊपर बैन लगा रखा है। तो वो ये जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, ये सारी ट्रीटीज का उल्लंघन है। जब हेडक्वार्टर बना था तब भी ये सारे विषय आए थे, तो ये सारी जितनी भी बातें हुई थी उनको तोड़ दिया गया है, लेकिन हो रहा है। राइट। तो मतलब इनको क्या पूरी, जिसे बोलते हैं कि ये अमृत पी के आए हैं ऊपर से ना, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, पूरी गुंडागर्दी है। कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। जब जब इराक वॉर चल रही थी उस समय भी ऐसा नहीं हुआ, कोल्ड वॉर के टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ, अब नहीं, रशिया के साथ हो रहा है। बहुत ज्यादा नहीं कॉर्नर किया जा रहा रशिया को? कहीं रशिया ऐसा ना हो कि ड्रास्टिक स्टेप उठाए? देखिए कंट्रीज जब बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती हैं, आप एक बात देखिए कि जापान ने जो पर्ल हार्बर पे हमला किया था किस बात पे किया था, उसके ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। और उसको ये लग रहा था अगर मेरे पास ऑयल नहीं आएगा एम्बार्गो के कारण यूएस के, तो फिर मैं वॉर कैसे लड़ूंगा, क्योंकि मेरी सारी मशीनरी, जो वॉर मशीनरी है वो ठंडी पड़ जाएगी, वो बैठ जाएगी, मेरी जो फैक्ट्रीज हैं जो वॉर प्रोडक्शन में लगी है वो नहीं चल पाएंगी। तो उसने फाइनली परेशान होकर एक तरह से आप कह सकते हो, या एकदम से गलत स्टेप लेकर पर्ल हार्बर पे हमला किया। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है ना, वो कई बार गलत फैसले दिलवाती है देशों से, जैसे पर्ल हार्बर एक गलत निर्णय था। अब रशिया बड़ा निर्णय लेता है तो वो और ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल वो रशिया के पास है।
राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट डॉक्टर साहब, क्वेश्चन मेरा ये है कि ऋषि सोनक उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रह गए जिसने हम पर 200 साल हुकूमत की थी। हालांकि मैं ऋषि सोनक की इस बात की तारीफ करूंगा कि वह उस पोजीशन तक पहुंचना, फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन तक पहुंचना, यानी कि जिसे चांसलर एक्सचेकर बोलते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट एड्रेस है प्राइम मिनिस्टर का, और 11 डाउनिंग स्ट्रीट एड्रेस है फाइनेंस मिनिस्टर का। दोनों घर आमने सामने हैं, और ऐसा होता है बहुत बार कि आदमी 11 डाउनिंग स्ट्रीट से 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाता है। जॉन मेजर इसका एक उदाहरण है। डेविड कैमरून एक और उदाहरण है। क्या ऋषि सोनक के खिलाफ कोई साजिश आपको ऐसी लग रही, क्योंकि वो लीड कर रहे थे? नहीं, मुझे साजिश नहीं लग रही। देखिए क्या है कि हमको कुछ चीजों को समझना होगा कि रेसिज्म ऐसा नहीं है कि ग्रेट ब्रिटेन में नहीं है। मैं ब्रिटेन में कुछ समय रहा हूँ, और मैनचेस्टर और उसके आसपास के शहरों के कुछ इलाके हुआ करते थे जहां पर बीएनपी का बड़ा जोर था। बीएनपी मतलब ब्रिटिश नेशनलिस्ट पार्टी है, एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी है, जो बाहर के जो भूरी चमड़ी वाले, काली चमड़ी वाले और जो इमिग्रेंट्स, इन सबसे नफरत करते हैं, वो वायलेंट भी कई बार हो जाते हैं। तो क्या होता था कि हम उनके इलाकों में नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? कि आप जाओगे तो आपकी कारों पर कोई अंडे फेंकेगा, कोई बियर की बोतल फेंकेगा, तो ये डर होता है। कई बार ये भी होता था कि आप ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में रात के समय, और स्किन हेड्स हैं बैठे, वो जो बड़े बड़े टैटू लगाकर गंजे रहते हैं बिल्कुल, तो उस प्रकार के लोग हैं। और कोई भी नहीं है पूरी ट्रेन में, सब इस टाइप के ही लोग बैठे हैं। तो आप फिर बिल्कुल कोने में सहम के बैठते हो कि यार अगला स्टेशन आए तो मैं डिब्बा बदल लूं। तो ये है आज भी, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि यदि ये फाइनल काउंटिंग में वोट्स को देखें तो लिज ट्रस को 80,000 के लगभग वोट मिले हैं, और ऋषि सोनक को 60,000 के लगभग वोट मिले हैं। तो ये अपने आप में मार्जिन बहुत कम है। और हो सकता है कि अभी देखिए ऋषि सोनक के पास काफी समय है, कौन जानता है कि ये मार्जिन भी खत्म हो जाए, पट जाए अगली बार। और मैं चीजों में अच्छा भी मानता हूँ, इस चीज को इसलिए मानता हूँ क्योंकि आज ब्रिटेन जो है ऐतिहासिक रूप से उनकी जो सेंट्रल बैंक है उसने भी कह दिया है कि यहाँ पर रिसेशन आ सकता है, और हो सकता है कि हालात और भी खराब हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि ऋषि सोनक बनते तो फिर ये जो एक कैंडिडेट हिंदुस्तान की रेस से निकला हुआ, नस्ल से निकला हुआ यहाँ तक आया था, वो खत्म हो जाता। तो मुझे लगता है कि इस पीरियड में लिज थ्रस का होना बहुत अच्छा है बनिस्बत ऋषि सोनक के होने के। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि ब्रिटेन इज पासिंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। और जब ऐसे हालात होते हैं, आप ये देखिए कि वहां पर फ्यूल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, रशिया कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में परेशानी है, फिर अभी तक जो ब्रेक्सिट की समस्याएं हुई हैं वो उनको तकलीफ दे रही है। ब्रेक्सिट एक मेजर कारण है कि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश हो रही है उसकी वजह से, और जो स्किल्ड लेबर है वो नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। एक तो ब्रेक्सिट और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में ये आदमी बनता तो हो सकता है इसका पॉलिटिकल भविष्य कुछ समय का होता। तो अच्छा, मैं एक चीज पे माफी चाहूंगा, मैंने इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गलत मेरे जहन में थी। दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे वो गोर्डन ब्राउन थे, 11 डाउनिंग स्ट्रीट से 10 डाउनिंग स्ट्रीट गए थे। सोच रहा था हाँ, चीजें। जॉन मेजर और गोर्डन ब्राउन थे दोनों। लेकिन ऐसा हुआ है कई बार कि 11 डाउनिंग से 10 डाउनिंग बहुत सारे लेकिन हिस्ट्री में लेकिन गए हैं। भाई एक बात और भी समझिए आप, कि अभी का जो मिजाज है ग्रेट ब्रिटेन का, मैं अपने दोस्तों से जब बात करता हूँ ब्रिटिशर्स से जो गोरे हैं वहां पर, तो वो बोलते हैं कि बहुत हुआ ये जो पैसे वाले बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के डिग्रीधारी, ये हमको नहीं चाहिए, हमको एक हमारे जैसा व्यक्ति चाहिए। तो ऋषि सोनक साहब भी उसी ब्रैकेट में आते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, उस प्रकार के बिल्कुल क्रीम स्टफ जो है वो हैं, वो भी वो लंदन के हैं। तो एक लंदन का एक वातावरण अलग है, मैंने खुद ने भी महसूस किया है। नॉर्थ ब्रिटेन का अलग है, नॉर्थ इंग्लैंड का,
और ये लिज ट्रस जो है ना, ये नॉर्थ इंग्लैंड में भी इनका थोड़ा होल्ड रहेगा, वो जानती है इन सब चीजों को। तो ब्रिटिश आवाम में कहीं ना कहीं वो चीजें भी थी। फिर आप देखिए कि प्रीति पटेल वगैरह से भी इसके अच्छे संबंध है, तो हिंदुस्तानी रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में रहेगा, ऐसा मुझे पूरा लगता है कि हो सकता है कि प्रीति पटेल अपनी जगह पहले की तरह ही महफूज रखे। लेकिन कोई यदि ये पूछता है कि ऋषि सुनक, तो मैं के दावे के साथ तो नहीं बोल सकता, लिज ट्रस का दिमाग मैंने नहीं देखा कि जब इतने कम मार्जिन से वो हारे हैं, वो इतने कम मार्जिन से जीती है, तो क्या आपने नंबर 2 बनाएगी। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड देखें स्पेशली कंजर्वेटिव्स का अपनी पार्टी के लिए, तो फिर वो खोल के बैठते हैं एक बार चुनाव आता है तो मुझे उम्मीद कब है। इसमें कोई रेशियल एंगल भी है कि सारे के सारे जीत रहे थे अब तक, अब आखिरी पे जाकर के ये कि जब बड़े नेताओं तक बात थी, जब सांसदों तक बात थी, तो ऋषि सुनक जीत रहे थे। जब कार्यकर्ताओं की बात आई, तो वो कार्यकर्ताओं का तो बड़ा ब्लैंकेट है ना पार्टी मेंबर्स का, तो उसमें वर्किंग क्लास के लोग भी होंगे, वाइट रेसिस्ट भी होंगे, सभी होंगे। तब भी मैं कहता हूं 80,000 बनाम 60,000, वो बुरा, ये बुरा कंपटीशन नहीं था, बुरा चुनाव नहीं लड़ा, सुनक बहुत अच्छा चुनाव लड़े। वो मैं इसीलिए कहता हूं कि यदि लिज ट्रस जो है वो फेल होती है बिलीवरीज में, तो हो सकता है कि ये ताज जो है कंजर्वेटिव लीडर का, वो ये 20,000 वोटों का जो है गैप वो पड़ जाए ऋषि सुनक के फेवर में। लेकिन अभी मेरी बात को पकड़ना मत बिल्कुल भी, हो सकता है कैबिनेट में बर्थ भी नहीं मिले, क्योंकि कंजर्वेटिव्स का जो अपनी पार्टी में जो कंपटीशन करता है उनको निपटाने में पॉलिटिकली इतिहास अच्छा नहीं है। बिल्कुल चुनाव के बाद वो खंजर लेके ही बैठे रहते हैं, ये कह सकते हो। ठीक है, ये तो हर जगह होता है। और लेकिन जो फाइट और जो लेवल अचीव किया ऋषि सुनक ने, हमारे फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर के पास लगभग बन ही चुके थे, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, इसका अगर आप फेल हुए, ये बात मैं अपने छोटे भाइयों को बोलता हूं, अपने से छोटे स्टूडेंट्स को बोलता हूं, या अपने से छोटों को सबको बोलता हूं, बड़ों को समझाने की तो मेरी क्या हैसियत। मैं ये बोलता हूं, फेल होने से कभी नहीं डरना चाहिए। जितनी बार आप फेल होते हो उतने स्ट्रांग होके उभरते हो, लड़ना जरूरी। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए अपना नस्ल का चश्मा हम उतार दे 2 मिनट के लिए कि ऋषि सुनक हिंदुस्तानी है, तो आप फिर ये सोचें कि हिंदुस्तान के लिए ज्यादा अच्छा कौन रहेगा, लिज ट्रस रहेगी कि ऋषि सुनक रहेंगे। और मुझसे आप पूछें तो वो लिज ट्रस रहेगी। क्यों रहेगी? ऋषि सुनक के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि वो हिंदुस्तानी, उनकी बीवी जो है उनका तो सिटीजनशिप भी हिंदुस्तान की है, तो उनको बार बार अपने आप को ब्रिटिश प्रूव करना पड़ता है जब भी कोई बात होती हिंदुस्तान के संदर्भ में। ये चीजें ट्रस्ट के साथ नहीं है जो ऋषि सुनक के साथ होती। और प्लस हम लोगों को थोड़ा सा, मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान सिंड्रोम से निकलना चाहिए कि आपको याद होगा कि बड़े बड़े उनके एनालिस्ट जो थे, जब बराक ओबामा अमेरिकन राष्ट्रपति बने थे, तो एक शब्द पूरा बोलते थे नाम, वो बोलते थे बराक हुसैन ओबामा। जैसे वो चूंकि वो मुस्लिम हैं इसलिए वो पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे रहेंगे, लेकिन आप देखिए सबसे ज्यादा ड्रोन हमले जो किए थे वो बराक हुसैन ओबामा ने ही किए थे पाकिस्तान पर। तो जियो पॉलिटिक्स भाई साहब जो होती है वो बड़ी प्रैक्टिकल होती है। और मुझे लगता है कि ऋषि सुनक साहब को कई बार ये प्रूव करना पड़ता कि आई एम अ ब्रिटिश फर्स्ट, जो कि गोरी है, जो शब्द नहीं बोल रहे वो भी बोल रहा हूँ, जो क्रिश्चियन है, वो तो राइट विंग लीडर है, उसको ये प्रूव नहीं करना पड़ता। राइट। थैंक्स अ लॉट गुरनेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे माफी चाहूंगा कि लेट सेशन स्टार्ट हुआ, आधा घंटा के करीब, लेकिन आपने इंतजार किया, आपका आभार। और उम्मीद है आपके साथ जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।